student. Welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन फैमिली के अंदर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राक्लोराइड्स, राइट. तो यहाँ बेटा हम लोग बात करने की कार्बन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है लाइक एम, इसके साथ बच्चों अगर आपका हेलोजन आएगा तो कोवलेंसी बच्चों मैंने पहले वजह डिस्कस करके आपको रखी थी. हेलोजन की बच्चों कोवलेंसी कितनी बच्चों 1, और जो बेटा कार्बन फैमिली की बेटा एलिमेंट्स उसकी कोवलेंसी कितनी आपकी 4. तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या चीज़ चलाना है आपको, तो क्या बेटा यहाँ से मिलेगा MX4 टाइप. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि बेटा हमारे पास जो हैलाइड्स हैं टेट्रा हैलाइड्स, वो बेटा आपको मिलेगा CCl4, नेक्स्ट आपको मिलेगा SiCl4, GeCl4. इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन. तो स्पेसिफिकेशन वैसे मैंने हैलाइड्स के बारे में फॉर्मेशन के बारे में आपको आइडिया दे दिया था, है ना, कौन से स्टेबल कौन से अनस्टेबल इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर. तो आज एक क्वेश्चन होगा हाइड्रोलिसिस. तो ध्यान देना बच्चों, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर. क्या इसका मीन है? एडिशन ऑफ वाटर. अब वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन अगर आप सोच पा रहे हो, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बेटा यहाँ पे H+ आयन डिसोसिएशन एंड OH- आयन डिसोसिएशन. आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा हमारा सॉल्वेंट है, और ये कैसा सॉल्वेंट है आपको पता है, इट इज ए पोलर सॉल्वेंट. और पोलर के अंदर भी बच्चों जो कैटेगरी आपकी है वो कौन सी है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. क्यों? बिकॉज इट विल गिव H+ आयन. तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अब जब सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो सॉल्बिलिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका काम लगभग होने वाला है, ठीक है. लेकिन जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो ध्यान क्या देना है? ध्यान आपको ये देना होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो आपका प्रेजेंट बच्चों लोन पेयर होगा ऑक्सीजन एटम के पास, तो क्या वो लोन पेयर आपका अटैच्ड हो रहा है किसी भी गिवन स्पीसीज के सामने? उस स्पीसीज का सेंट्रल एटम, मैं आपको फिर से रिपीट करूं, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट. जैसे मान के चलो बच्चों यहाँ पे एक आपका सेंट्रल एलिमेंट है A, और इस तरीके से यहाँ पे बेटा मान लेते हैं B एंड V एंड कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं. कुछ मैं आपको स्पीसीज की, सपोज इसको भी मान लेते हैं, कुछ मैं ऐसी स्पीसीज की बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चों आपके 4 साइड एटम्स इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से अटैच है. अगर इस सेंट्रल एटम जो A है, अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, क्या बच्चों, अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका लोन पेयर यहां से इधर आपका मूव कर जाएगा. समझ में आ पा रहा है? तो वही कंडीशन है. कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसा यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है. यूटिलाइजेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनसे लिखा है वाटर मॉलिक्यूल्स गेट्स अटैच्ड. तो सेंट्रल एलिमेंट, किसी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एलिमेंट के पास अगर आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो उसी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके पास जो प्रेजेंट आपका ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर्स होंगे, वो लोन पेयर आपके अटैच्ड होंगे. वो लोन पेयर्स आपके क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल. समझ में आ गया? तो आपका हाइड्रोलिसिस फिर आपका पॉसिबल होगा, और कैसे होगा हम लोग बात करेंगे. अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्ट CCl4 ऑल अदर हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, CCl4 हाइड्रोलाइज्ड क्यों नहीं होता है? तो वो देखो, ये बेटा रहा हमारे पास CCl4. मैंने मॉलिक्यूल्स बच्चों इस तरीके ड्रॉ कर लिया है, और ध्यान देना जी बेटा यहाँ पे हम लोग पहले आपको रीजन देने वाले हैं डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है. यहाँ बच्चों मान के चलें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आ गया, और आपको पता है कि बेटा हमारा जो कार्बन है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है ना. आपको पता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तो डी ऑर्बिटल्स होने की कोई चांस ही नहीं है. तो इस ऑक्सीजन के पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन उसके पास जो लोन पेयर्स हैं भाई, उसको यहाँ से वेकेंट ऑर्बिटल ही बेटा इस क्लोरीन आपको इस कार्बन पे नहीं मिला है, तो का हाइड्रोलिसिस कर पाएगा. भाई यहाँ पे लिखा है मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड. अटैच्ड का मतलब यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प से अटैच करेगा, वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो देखो पहली चीज मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है. दूसरा सुनो, CCl4 की जो डेंसिटी होती है, CCl4 की जो डेंसिटी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में कैसी होती है? हाई. ध्यान दो, कैसी होती है? हाई. और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है बच्चों वो कैसी होती है? लो, एज कंपेयर टू CCl4. जब CCl4 की डेंसिटी हाई है तो आप वाटर में जैसे डिजोल्व करोगे तो बच्चों क्या होगा? एक आपका ये बीकर है, इस बीकर में मान के चलते हैं कि सपोज यहाँ पे मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल कर दिया है, और आपने क्या किया? CCl4 को आप लेके आए, आपने CCl4 को इसमें जैसे डिजोल्व कराया
तो CCl4 की डेंसिटी अधिक होने से बच्चों ये क्या होगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? तो CCl4 बच्चों क्या होगा, नीचे जाके एक आपकी एक मतलब बोलूँ तो सरफेस, जो आपका वाटर का सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है, बॉटम आपका पॉइंट होगा, वहां पे जाके ये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपको नहीं मिलेगा, नीचे, बिकॉज इसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। जब भी बेटा डेंसिटी इसकी हाई, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों बिल्कुल भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करने वाला, मतलब हाइड्रोलिसिस आपका नहीं। पहले रीजन आपका ये हो गया। सेकंड रीजन बताया बेटा डी ऑर्बिटल्स के बारे में, वो प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखो जो आपका CCl4 है, इसमें जब बच्चों हम लोग बात करते हैं पोलैरिटी को लेकर, तो देखो बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव टुवर्ड्स क्लोरीन। यहाँ बच्चों ये इधर से इधर मूव करेगा, यहाँ पे कुछ इधर से मूव करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, तो आपको पता चलना चाहिए इस पार्ट को ये वाला पार्ट कैंसिल आउट करेगा, इस पार्ट को ये वाला पार्ट कैंसिल आउट करेगा। वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको कैंसिल कर देगा, तो मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसा हो गया, नॉन पोलर। कैसा हो गया है, नॉन पोलर। इसके पास कोई भी पोलरिटी नहीं है। जब पोलरिटी है ही नहीं और वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, तो पता आपको चल गया होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, या फिर आपके पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होते हैं, मतलब लाइट डिजोल्व लाइक के प्रिंसिपल पे पूरी तरीके से काम होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई CCl4 डज नॉट डिजोल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? और ये क्या फॉर्म करेगा, एक लेयर फॉर्म कर लेगा वो नीचे जाके। ठीक है, जो आपका पोलर सॉल्वेंट है उसके नीचे जाके एक लेयर फॉर्म कर लेगा, बस इतना ये करेगा, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी कैसी है वो बच्चों इसकी काफी हाई है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया CCl4 के बारे में? अब बेटा हम लोग बात करेंगे SiCl4 के बारे में। तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा उसको हम लोग प्रॉपर समझते हैं। बस मॉलिक्यूल है बच्चों SiCl4, क्लोरीन बच्चों हम लोग अटैच करते हैं, 1 2 3 एंड आपका ये 4 है ना, 4 वैलेंसी होगी, 4 बेटा आपके क्लोरीन इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब बच्चों इसके सामने हम लेके आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपके लोन पेयर्स हो गए। आपको पता चल रहा है कि बेटा जो सिलिकॉन है वो आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास बच्चों जो आपका डी ऑर्बिटल्स बच्चों वेकेंट होगा, तो जब वेकेंट होगा तो उस जब बेटा जो आपको, तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर है वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन के पास, ये आसानी से यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगा। तो ट्रेवल करेगा तो यहाँ से बच्चों देखो क्या आपका फॉर्म होने वाला है। ये बेटा सिलिकॉन सेंट्रल पे 1 क्लोरीन, सेकेंड, थर्ड एंड 4। अब बेटा ये जो लोन पेयर्स आपके यहाँ से यहाँ ट्रेवल किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ ट्रेवल किए, जिस एटम के पास ट्रेवल किए, जिसकी ऑर्बिटल में शिफ्ट हुए, उसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ बच्चे इस तरीके से कोलिशन मोड हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ जो ऑक्सीजन है इसने दिए हैं लोन पेयर्स, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी, और ये रहे बेटा आपके 2 हाइड्रोजन। अब आपको पता चल रहा है कि सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके पास चार्ज कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो फिर बेटा यहाँ से आपका जो एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन, इसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन नाम से कॉल करते हैं, ये बेटा आप इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज कर देगा और ये बच्चों से बाहर चला जाएगा H+ की फॉर्म में। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब ये कॉन्वेक्शन बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ, मतलब 1 2 3 4 5, तो क्या सिलिकॉन 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बच्चों? नहीं, इसकी बैलेंसी तो 4 ही होती है। तो 5 बॉन्ड शिफ्ट ना करके यहाँ से जो क्लोरीन है, यहाँ से H+, यहाँ से ये वाला क्लोरीन, तो H+ के साथ ये क्लोरीन बच्चों बाहर चला जाएगा, तो HCl की फॉर्म में आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। और ये आपका जो मॉलिक्यूल है, इसको देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, आपको समझ में आ जाएगा। H+ बाहर गया तो सिर्फ OH आपको बचेगा ऊपर, तो यहाँ से ये हो गया आपका सिलिकॉन, नाउ दिस इज OH, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। फर्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी, 1 HCl बाहर आ चुका है। नाउ कम्स कितने HCl हैं बच्चों, अभी 3 HCl और हैं, तो फिर से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा। नाउ फिर से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया है, इसके पास बच्चों फिर से लोन पेयर्स, फिर से बच्चों यहाँ पे ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीसीज बच्चों फिर से कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ध्यान देना सब लोग। ये आपका हो गया यहाँ पे सिलिकॉन। ठीक है, इसके साथ एक OH तो पहले से ही प्रेजेंट है, और क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसके पास चार्ज कैसा, नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से ये बेटा आप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, तो H+ बच्चों फिर से बाहर जाएगा, यहाँ से H+, एक यहाँ से आपका Cl, तो फिर से बच्चों क्या रिलीज हो जाएगा आपका, फिर से आपका HCl बाहर चला जाएगा।
और ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा सिलिकॉन के साथ एक OH, दो OH, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ क्या कि अब बच्चों मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो फिर बच्चों यहाँ से आपका एक HCl यहाँ से, एक HCl यहाँ से, दो OH आके आपके ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये बेटा मॉलिक्यूल्स आपका बन जाएगा सिलिकॉन के साथ OH हाइड्रोक्सी पार्ट, OH, OH एंड OH, ठीक है। ये आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। और इसका बेटा कंडेंस फॉर्म अगर मैं लिखूं तो H4SiO4, ठीक है। ये बेटा एक एसिड है, इस एसिड का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड, ठीक है, CiC, ये इसका नेम होगा। समझ में आ पाया बेटा? क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये जो सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड है इसका आपका हाइड्रोलिसिस परफॉर्म होगा। समझ में आ चुका है? क्लियर है किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होना चाहिए? चलो ऑक्साइड्स के बारे में, तो ये जो कार्बन फैमिली है इसके जितने भी बेटा एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, वो सब के सब बच्चों ये जनरल फॉर्म MO2 टाइप बेटा बनाते हैं ऑक्साइड, ठीक है। इसको अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये बेटा रहा आपका एलिमेंट M, ये ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन कोवैलेंसी कितनी होती है? 2। बेटा यहाँ पे आपका जो ये जो एलिमेंट है कार्बन फैमिली को, उसकी कोवैलेंसी कितनी? 4, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। देखो बेटा ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अपन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इधर 1 इधर, तो आपको मिलेगा MO2 टाइप, ठीक है। जैसे लिखा है मैंने CO2 लिखा है, SiO2 लिखा है, ZeO2 लिखा है, SnO2 लिखा है, PbO2 लिखा है। आपको पता है CO2 एंड SiO2 ये दोनों कैसे होते हैं? एसिडिक। क्यों बच्चों? क्योंकि बेटा आपको बताइए नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बच्चों कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। और बाकी बच्चों आपके जो नीचे वाले बेटा वो सबके सब जनरली कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। समझ में आ पा रहा है? अच्छा, अब बेटा यहाँ पे इसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जब बेटा हम लोग यहाँ से टॉप टू बॉटम इस तरीके से अगर मैं ट्रेवल करूँ, ठीक है, कार्बन से मैं लेड की तरफ अगर ट्रेवल करूँ, तो टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करता हूँ तो एसिडिक नेचर बच्चों कैसा होगा? डिक्रीज। कैसा होगा बच्चों? एसिडिक नेचर आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ पा रहा है? ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँ कि अगर बच्चों इन ऑक्साइड्स को अगर आप डिजॉल्व करते हो, है ना, किसके साथ बच्चों? एल्कलीज के साथ। एल्कलीज के साथ अगर इसे आप डिजॉल्व करोगे तो फिर बच्चों यहाँ से डिफरेंट टाइप के आपके कंपाउंड्स मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं। जैसे बच्चों कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बच्चों में बात करूँ तो सिलिकेट्स, सिलिकॉन के साथ जाएगा। जर्मिनेट बेटा आपको जर्मिनेट के साथ बच्चों क्या मिलेगा? जर्मिनेट, ठीक है, RMANATS, ठीक है, जर्मिनेट्स मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों स्टेनेट्स मिल जाएगा। और लास्ट वन इज प्लम्बेट्स मिल जाएगा। समझ में आ पा रहा है? ओके। तो ये आपको डिफरेंट आपको यहाँ पे इस तरीके से एसिड आपको यहाँ पे जो सॉल्ट है वो कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। तो जरा बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस को लेके। जैसे बच्चों हमारे पास जनरल फॉर्म है MO2, नाउ इट विल रिएक्ट विद NaOH, राइट, एल्कलीज। तो यहाँ से आपको क्या बेटा मिलेगा? देखो ध्यान बेटा, ये आपका बेस है, तो यहाँ से आपको बेटा कार्बोनेट्स वाला पार्ट्स मिलेगा। मतलब अगर कार्बन होगा तो मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ बेटा यहाँ से Na2, और ये आपको मिलेगा MO3। मैंने MO2 लिया है इसलिए मैंने MO3 यहाँ पे लिख लिया है, और प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा। अगर मैं पर्टिकुलर ऑक्साइड को ले लूँ तो ध्यान दो, जैसे बच्चों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ GeO2, ठीक है। इसके साथ बच्चों अगर मैं कोई एसिड लेके आता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा वो भी देखना है। क्या ये एसिड में डिजॉल्व होते हैं? हाँ बिल्कुल डिजॉल्व होंगे। यहाँ बच्चों आपके 4 मोल से एसिड की रिक्वायरमेंट होंगे, और ये बेटा कन्वर्ट होगा GeCl4 के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्ट की स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। G+4 बिल्कुल आपका स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों SnO2 के साथ अगर मैं HCl लेकर तो ये भी आपका 4HCl होगा, और यहाँ से बच्चों बनेगा SnCl4 प्लस आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर बताऊँ तो PbO2, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके साथ बच्चों आपके 4HCl आएंगे। बट यहाँ से जो आपका आंसर मिलता है वो ध्यान देने वाला है बच्चों, PbCl4 नहीं मिलेगा। क्यों? Pb तो बच्चों +2 में स्टेबल हुआ था, +4 तो इसका स्टेबल होता ही नहीं है। तो बहुत से बच्चे PbCl4 टिक कर देते हैं, PbCl4 नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम लोग स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ तो बेटा क्लियर है कि भाई +4, ये भी +4 स्टेबल होगा, बट यहाँ पे +4 स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ बच्चों कौन सा स्टेबल होगा? PbCl2, Pb+2, ठीक है। Pb+2 आपका क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Pb+4।
इनर्ट इफेक्ट मैंने डिस्कस किया था ना, इनर्ट इफेक्ट प्लस। अब सेकंड आंसर बच्चों क्या मिलेगा, Cl2 आपको मिल जाएगा, गैस की फॉर्म में बाहर जाएगा, और प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो लास्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये जो बेटा कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको और बताने की कोशिश करूँ तो बेटा ये MO टाइप ऐसे भी ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो CO हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वो डाइऑक्साइड है, यहाँ पे मोनोऑक्साइड्स हैं, ठीक है। और जिसमें अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूंगा तो CO फॉर्म हो जाएगा, सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे तो SiO फॉर्म हो जाएगा, है ना, जर्मनी की तरफ मूव करेंगे तो GO फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। अब दोनों की प्रॉपर्टी में बताऊं, अगर बच्चों हम लोग टॉप टू बॉटम ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, डाउन द ग्रुप में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो बेसिक करेक्टर है, चाहे आपका मोनोऑक्साइड हो चाहे आपका डाइऑक्साइड हो, दोनों का बच्चों बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बेसिक करेक्टर विल इंक्रीज व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर है। इसके बाद मैं बताऊं तो CO बेटा मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट आपका ये ऑक्साइड है, आपका मोनोऑक्साइड, इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका रहता है बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एलोट्रोपी, ठीक है। कार्बन के अंदर हम लोग बात करेंगे एलोट्रोपी, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा बेसिकली आपके 2 टाइप के एलोट्रोप्स बेटा यहाँ पे मिलते हैं। एक आपको मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक मिलता है एमॉर्फस फॉर्म। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज एलोट्रोपी, ठीक है। एलोट्रोपी का एक्चुअली मीन क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली एलोट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। एलोट्रोपी बच्चों एक आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी एक एलिमेंट है वो एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और एक से अधिक लिख रहा हूँ वन, हम ले सकते हैं इस तरीके से 2 और मोर, ठीक है। इस 2 और मोर आपका यहाँ पे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पे आपका जो डिफरेंस होगा, जो डिफर करेंगे, वो कौन सी बेटा प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग, फिजिकल और कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बच्चों होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, जो भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड या इज नोन एज एलोट्रोपी, ठीक है। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं उनकी बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 फॉर्म मिलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलता है और एमॉर्फस फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्सी को मैं इधर कर लेता हूँ रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एमॉर्फस फॉर्म को हम लोग एक नाम से और कॉल करते हैं, एमॉर्फस फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो एमॉर्फस फॉर्म को मैं पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एमॉर्फस फॉर्म बच्चों आपको यहाँ पे बेसिकली आपको 3 पार्ट में मैं कैटेगराइज कर दूंगा। फर्स्ट वन इज कोल, नेक्स्ट इज चारकोल, नेक्स्ट इज लैम्प ब्लैक, ठीक है। बेटा यहाँ पे हम लोग कोल के बारे में सब स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ कम्स चारकोल। तो चारकोल बच्चों बेसिकली आपका 5 कैटेगरी के अंदर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें बच्चों हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट वन इज एक्टिवेटेड चारकोल एंड सेकेंड वन इज वुड चारकोल, नाम ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट इज एनिमल चारकोल, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कोकोनट चारकोल एंड लास्ट वन इज शुगर चारकोल। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो बच्चों, कार्बन के आपके जो एलोट्रॉप्स हैं, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया, एक आपका एमॉर्फस फॉर्म हो गया। एमॉर्फस फॉर्म बच्चों आप देख सकते हो जहाँ पे आपको पता है कि हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर व्हाट इज एमॉर्फस, जहाँ पे पर्टिकुलर साइंटिफिक पैटर्न्स नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे हम डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो
तो ट्रेवल करने पे आपको डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। एमॉर्फस के अंदर पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलता, जैसे हम बात एग्जांपल दें, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, तो इसके अंदर बेटा आपको रेगुलर पैटर्न नहीं मिलता है, साइंटिफिक पैटर्न्स, एलिमेंट्स जो आपके एटम्स उनका अरेंजमेंट नहीं मिलता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस फॉर्म। तो जहां बच्चों इसको हम लोग सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बोल देते हैं। इसके बेटा एग्जाम्पल्स में कोल हो गया, चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, ठीक है। बेटा हम लोग सारी प्रॉपर्टीज की बात करें, कोल क्या है, किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, क्या उसकी पर्टिकुलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। चारकोल की बच्चों बात करते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल, वुड चारकोल, एंड नेक्स्ट इज एनिमल चारकोल, नेक्स्ट बच्चों कोकोनट चारकोल, एंड आपका शुगर चारकोल। ये समझ में आ गया? अरे क्लियर है क्या? ओके। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म को बच्चों हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट के अंदर। और फर्स्ट पार्ट बच्चों आपको वेल नोन पता है, ये आपका डायमंड हो गया, एंड सेकेंड पार्ट इज ग्रेफाइट, एंड थर्ड पार्ट इज फुलरीन, ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, ये तीनों के तीनों बच्चों कैसे होते हैं, आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, डायमंड फॉर्म की तरह अगर मैं बात करूं तो आपको पता है डायमंड के अंदर बच्चों मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक जो कार्बन एटम होगा उसके साथ अदर 4 कार्बन एटम्स आपके अटैच होंगे। तो यहां बच्चों बेसिकली क्या होगा, कंटिन्यूअसली लॉन्ग 1 2 3 और आपका 4, ठीक है। नीचे बात करते हैं तो यहां बेटा कंटिन्यूअसली क्या होगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन आपकी डेंस है ना, हाईएस्ट पैकिंग, ठीक है, उसके साथ ये आपका कार्बन यहाँ पे अरेंज होता जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन का वो कैसा मिलेगा आपको, sp3 मिलेगा। तो जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूल वेट बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूल वेट बढ़ने पे जायंट मॉलिक्यूल्स होने की वजह से, वंडरबॉल फोर्सेस बढ़ने की वजह से यहाँ बच्चों ये जबरदस्त बेटा आपका जिसको बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे इसका जो आपके अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे, वो बहुत आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसके भी रीजन क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल वेट बढ़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, वंडरबॉल फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से। नाउ कम्स यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा अभी। नेक्स्ट हम लोग ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं, तो ग्रेफाइट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टडी करके। ग्रेफाइट के अंदर बच्चों मिलता है लेयर्ड फॉर्म। क्या मिलते हैं बेटा, लेयर्ड आपको मिलती हैं, ठीक है। ये लेयर के बारे में बच्चों हम बात करें तो यहाँ पे हेक्सागोनल, मैं कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा इस तरीके से, यस हेक्सागोनल, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, 1 2 3, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पाओगे इन चीज़ों को, यस लाइक दिस। मैं इधर अगर बात करूँगा तो कुछ इस तरीके से, यस इट इज़ करेक्ट डेफिनेटली, है ना। और नीचे भी थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ध्यान दो सभी लोग, यस। और यहाँ भी हम लोग एक रिंग को फॉर्म कर लेते हैं हेक्सागोनल, कुछ इस तरीके से, करेक्ट, यस। तो ये बच्चों आपको जो लेयर दिख रही है, ये आपको लेयर मतलब एक अपर लेयर, एक आपकी लोअर लेवल, ठीक है। तो इसको मैं और प्रॉपर बनाने की कोशिश करूंगा, अभी सिर्फ आप समझ लो यहाँ पे, ये आपको लेयर, ये बेटा मैंने अपर लेयर बना दिया है, सेम लेयर आपको नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो बेटा अपर लेयर हो गई है, नीचे भी आपको लेयर देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन होता है कि बच्चों ये जो 2 लेयर्स होंगी, ये अपर लेयर है, एक लोअर लेवल भी इसी तरीके से होगी, उन दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है ना, वो किस तरीके से स्टेबल होती है। तो आंसर जो बच्चों होगा वो आपका रहता है वॉन्डर बॉल फोर्सेस। तो वॉन्डर बॉल फोर्सेस आपके दोनों के लेयर्स, अपर और लोअर लेयर के बीच में काम करेगा, है ना। तो जिसकी वजह से बच्चों ये क्या होता है, बहुत वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो वो बेटा यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो ग्रेफाइट की जो लेयर्स हैं वो आपकी ज्वाइन रहेंगी, ठीक है। इसका बेटा हम लोग फुलरीन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो फुलरीन्स के अंदर भी बच्चों आपकी 2 पार्ट होते हैं, एक तो मैं आपको बता पाऊँ, एक तो बेटा आपका बकी बॉल, आपने सुना होगा, बकी बॉल एक बोलते हैं, और सेकंड बच्चों इसका हम फॉर्म बोलते हैं इट इज नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब, ठीक है, नैनो ट्यूब एंड आपका बकी बॉल। बकी बॉल की बात करते हैं तो बेटा ये आपका होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो हम बात करते हैं फुटबॉल, तो फुटबॉल लाइक बेटा आपको मिलता है स्ट्रक्चर। और नैनो ट्यूब की बात करते हैं तो बच्चों ये मिलता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में आपको देखने को मिलेगा। अरे समझ में आ पा रहा है,
ये आपको सिलेंड्रिकल शेप है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं थोड़ी बताऊँ बेटा, यहाँ पे ये आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा, और ये बेटा मिलता है फुटबॉल। फुटबॉल आपको पता है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ देखो दोनों में डिफरेंस है, ये आपका स्फीयरिकल, ये आपका सिलेंड्रिकल। अब दोनों के अंदर जो एक कॉमन चीज है वो क्या है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग आपको देखने को मिलती है, चाहे आपका सिलेंड्रिकल शेप हो नैनो ट्यूब वाला, चाहे आपका बकीबॉल आपका फुटबॉल शेप हो, दोनों के अंदर पेंटागोनल रिंग और आपका हेक्सागोनल रिंग दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं कुछ और पॉइंट को समझने के लिए। इंडिविजुअल डायमंड के बारे में बात करेंगे। तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेटा गोल्ड की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, 100% जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं 24 कैरेट, ठीक है। 24 कैरेट का मतलब क्या बेटा, 100% प्योरिटी में गोल्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब डायमंड को बेटा प्योरिटी हम लोग कैरेट से ही कर लेते हैं रिप्रेजेंट, मतलब 1 कैरेट इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, 200 mg होता है, ठीक है। अच्छा, अब कैरेट को बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई 24 कैरेट आपको जो वैल्यू निकालनी है, 22 कैरेट निकालनी है, 20 कैरेट निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं। जो आपका वेट, जो गोल्ड का वेट होगा उसको ऊपर आपको लेना होगा मैथमेटिकली, डिवाइड बाई बच्चों हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। जो भी सैंपल अवेलेबल है वो सैंपल नीचे हम रखेंगे, जो गोल्ड का वेट है उसको ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 24। तो ये करने से बेटा यहाँ से आपको जो कैरेट है उसके बारे में हमको आइडिया हो जाए कि भाई कितना कैरेट आपको यहाँ पे जो गोल्ड है वो आपको मिल रहा है। तो गोल्ड और डायमंड की जो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं प्योरिटी के बारे में, वो आप डेफिनेटली यहाँ से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए। नाउ कम्स डायमंड। तो डायमंड बच्चों आपको पता है इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए, जहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिस्कस करने को मिल सकता है। देखो तो डायमंड बच्चों एग्जैक्टली इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, जैसे मैंने बताया था कि एक कार्बन अदर 4 से अटैच होगा, मतलब इसका बेटा ये हो गया कि भाई यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बच्चों कितना होगा, sp3 होगा, है ना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। जब हीट सप्लाई करते हैं तो हीट की वजह से, जैसे किसी भी आप एलिमेंट कंपाउंड को आप हीट सप्लाई करते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे अगर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो वाइब्रेशन होगा। अरे भाई वो एनर्जी लेगा ना, हीट एनर्जी, तो वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन करेगा भाई, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं है, तो वाइब्रेशन किस चीज़ का होगा। तो जब एक एटम वाइब्रेट करेगा एनर्जी मिलेगी, फिर दूसरे से अटैच है तो उसको बेटा एनर्जी शिफ्ट करेगा। इस तरीके से आप लोग बच्चों में पढ़ते हो कि एक पर्टिकुलर जो आपके आयरन की स्ट्रिप होती है उसको अगर आपको हीट करना होता है ना, तो क्या करते हैं कि एक तरफ कैंडल जला दो, तो वहां से आपके जो एटम्स हैं वाइब्रेट करते जाएंगे, और एटम्स के पास बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे कोई भी हीट का फ्लो आसानी से नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट की अपन लोग बात करते हैं, तो उसके लिए क्या बच्चों आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कैसा हो जाएगा बच्चों, बैड कंडक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया। नाउ कम्स डायमंड इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कोई पूछता है कि कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म बच्चों कौन सी होगी आपकी, डायमंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये डायमंड है बच्चों, ये आपका नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली भी हम लैब के अंदर डिजाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये आपका हार्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और नेचुरल सब्सटेंस की अगर आप बात करोगे तो नेचुरल सब्सटेंस के अंदर ये डायमंड आपका हार्डेस्ट फॉर्म होता है। कीप इन माइंड नेचुरल सब्सटेंस, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल के अंदर डायमंड सबसे आपका हार्ड होता है। नेक्स्ट वन, ये बड़ा ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 3.52। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बेटा अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट के पीछे बेटा हम लोग जनरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर एक्सरे को अगर मैं पास कराता हूँ तो वहाँ से बेटा आपको जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस हैं, है ना, उसके थ्रू बच्चों ये आपको ग्लो करता है और ब्लूइश ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है बेटा। कैसा, ब्लूइश ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। क्लियर है, समझ में आ पा रहा है। ओके नेक्स्ट बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है, 2.45 वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45। इसकी वजह से बच्चों जब इसको हम पर्टिकुलर पैटर्न में कट करते हैं तो कट करने से बच्चों यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है दैट इज द मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना। समझ में आया बेटा, TIR आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इट इज केमिकली इनर्ट, डेफिनेटली केमिकली इनर्ट होता है। और अगर मैं बात करूँ तो बेटा ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से रिएक्शन करता है बट हाई टेम्परेचर करेगा।
अगर मैं बताऊं तो एसिड के साथ, एल्कलीज के साथ, सॉल्ट के साथ ये बिल्कुल भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, मतलब एसिड बेस सॉल्ट का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब इसको बेटा हम लोग हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो बेटा डायमंड, इट इज ए कार्बन डायमंड, ठीक है, ये बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, CO2 में कन्वर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, अगर बेटा डायमंड को हम लिखते हैं बेटा फ्लोरीन आपके फ्लोरीन के साथ एट 700 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों मिलता है आपको CF4। ध्यान रखना है, ठीक है, ये रिएक्शंस को दोनों को। ओके, नेक्स्ट बच्चों बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। डायमंड के अंदर जो बच्चों बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, एंड बॉन्ड एंगल जो होता है बच्चों वो होता है 109.5 डिग्री। समझ में आ पा रहा है? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब इसमें जो भी एटम्स अटैच होते हैं बच्चों, वो किससे अटैच होते हैं? आपके कोवैलेंट बॉन्ड से। किससे बच्चों अटैच होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से सारे के सारे एटम्स आपके क्या होते हैं बच्चों, आपस में अटैच रहते हैं। तो ये हार्डेस्ट आपका सबस्टेंस आपका डायन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों ध्यान रखना है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब बेटा 3600 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बहुत हाई हो जाता है, मतलब इसलिए बेटा इसको बोलते हैं केमिकली इनर्ट। इसके पास कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता नहीं है, तो इट इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, बाकी आपको इसके यूज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका जो बच्चों यूज है, इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो पॉइंट है बच्चों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए बेटा हम लोग जेम स्टोन, आपको पता होगा, ठीक है, जेम स्टोन। तो जेम स्टोन का हम लोग यूज करते हैं। जेम स्टोन एक्चुअली ये पार्ट ऑफ डायमंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चाहिए, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां पे इसका हम जेम स्टोन का यूज कर सकते हैं डायमंड के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इम्प्योर डायमंड होगा, इम्प्योर डायमंड एक्चुअली ब्लैक कलर, अगर आपका इम्प्योर डायमंड होगा तो इसका बेटा कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर। इसका यूज बेटा इंडस्ट्री में बहुत है। और किसके लिए बच्चा यूज है? जो ग्लास होते हैं, कांच होता है, उस ग्लास को हम लोग कट करने के लिए, है ना, कटिंग ऑफ ग्लास। तो जो नाइफ्स होते हैं, चाकू होते हैं, उसके अंदर हम लोग इम्प्योर डायमंड, मतलब ये जो ब्लैक कलर का है, उसका हम लोग यूज करते हैं। जो यूज बेटा किस लिए किया जाता है? आपके ग्लास को कट करने के लिए। समझ में आ पाया? क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों हम लोग डायमंड आपका फिनिश हो चुका है। नाउ कम्स ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। तो ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट ये भी आपको नेचर के अंदर आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस आपका कराना पड़ता है बच्चों, एसॉन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ACHESON, ठीक है। एसॉन प्रोसेस के थ्रू हम लोग आसानी से इसको देख पाते हैं। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मैंने एक सिस्टम बना के रखा है, इसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका जो ग्रेफाइट फॉर्म होता है, ठीक है। चलो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग एंथ्रासाइट, ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं। ये आपका एंथ्रासाइट यहाँ पे हम मान लेते हैं। इसको बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो एंथ्रासाइट को हम लोग हीट करेंगे, और फिर इसको हीट करने के बाद एक्चुअली इसको किस साथ बेटा? सैंड के साथ इसको हम हीट करेंगे। इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फर्नेस, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। तो एंथ्रासाइट को हम लोग हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सैंड। इलेक्ट्रिक फर्नेस आपको मैंने बना के रखा है। ये आपका नेगेटिव प्लेट है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है। टेम्परेचर काफ़ी आपका हाई जनरेट होगा, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड बच्चों रहेगा वो किसका रहेगा? कार्बन का, ठीक है। फिर इसको जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा, दैट इज अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है बच्चों, 3000 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ से मिलेगा। उस पर आप 24 to 30 आवर्स, ठीक है, लगभग 2 दिन, आप एक दिन जैसा मान कर आप कर सकते हो, 24 to 30 आवर्स, ठीक है। इसमें आपको इसको कंटिन्यू से हीट करना है। तो हीट करने के बाद बच्चों यहाँ से मिलता है आपको ये लिखा है आपका SiO2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेटा कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, और जिससे हम सैंड की बात कर रहे हैं, और एंथ्रासाइड को मैं हीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से बच्चों मिलता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या मिल जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड मिलेगा। और सिलिकॉन कार्बाइड को फिर से बच्चों हम लोग हीट करेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये बेटा क्या कर रहा है? बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितना है? 0। और यहाँ बच्चों कितना आ रहा है? +2। मतलब कार्बन बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यही कार्बन बच्चों कैसे काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। कैसे बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। तो ये बेटा कार्बन क्या करेगा? ये बेटा यहाँ से ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लेगा, तो CO फॉर्म कर लेगा। यहाँ से सिलिकॉन है बेटा कार्बन, तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड बना लेगा, ठीक है।
अब ना सिलिकॉन कार्बाइड को बच्चों हम लोग जब हीट करेंगे तो ये बच्चों यहाँ से आपको हाई टेम्परेचर से मिलेगा कार्बन प्लस बच्चों आपको सिलिकॉन। तो ये जो कार्बन मिला है एक्चुअली दिस इज ए फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये आपको यहाँ पे ग्रेफाइट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से मैंने ग्रेफाइट को फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चों आप देखो, ग्रेफाइट इज एक्चुअली ए सॉफ्ट ग्रीसी डार्क ग्रेइश क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ऐसा क्यों? जैसे मैंने बताया था कि बेटा ग्रेफाइट के अंदर आपको जो हेक्सागोनल जो रिंग्स मिलती हैं उसमें आपको पता चला था कि बेटा वहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पी ऑर्बिटल्स के अंदर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड होगा, वही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करेगा, मोबाइल इन नेचर होगा। तो जिसकी वजह से बेटा ये सॉफ्ट एंड ग्रेस एंड डार्क ग्रीनिश क्रिस्टलाइन सॉलिड के फेज में आपको मिलेगा। इसके बाद इसकी बच्चों डेंसिटी की बात करते हैं तो इट इज 2.5 ग्राम पर एम होती है। डेफिनेटली इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो आपका अनपेयर्ड है। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब बेटा हम इसको ग्रेफाइट को हीट करते हैं, टेम्परेचर को सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी बच्चों क्या होती है, आपकी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बच्चों क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में से एक्टिविटी बच्चों किसकी होगी। ऑब्वियसली बच्चों आपकी ग्रेफाइट की एक्टिविटी अधिक होगी, समझ में आ पा रहा है। तो मोर एक्टिव बच्चों कौन है, केमिकली मोर एक्टिव कौन है, आपका ग्रेफाइट है डायमंड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपका अनपेयर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बच्चों मैं ग्रेफाइट को लेके आता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर इज अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों यहाँ से मिल जाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बात समझ में आ पा रही है, क्लियर है। लेकिन जब हम ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहे तो बच्चों वहाँ पे कितना था आपका, हम डायमंड के बारे में बात कर रहे कितना टेम्परेचर था, 900 डिग्री सेल्सियस था। याद करो अभी मैंने पढ़ाया था 900 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि ये कम टेम्परेचर पे ही बच्चों CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन का रिएक्शन को परफॉर्म कर पा रहा है। समझ आ पा रहा है, ओके। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या ये एसिड से रिएक्शन करेगा, क्या बेस से रिएक्शन करेगा, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे आपका अगर डाइल्यूट एसिड होगा या फिर डाइल्यूट बेस होगा तो उसके साथ मतलब एल्कलीज के साथ डाइल्यूट, इन केस ऑफ डाइल्यूट तो फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा, मतलब रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा वहाँ पे। और इसके साथ मैं आपको बताऊं तो यहाँ से जो आपको अगर आप मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट दूं, H2SO4 के साथ कौन या फिर HNO3 के साथ अगर आप लेके आओगे तो फिर बच्चों यहाँ से आपको मिलता है येलोइस ग्रीन कलर का सब्सटेंस, येलोइस ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलेगा। इसका बच्चों नाम होता है ग्रेफाइटिक एसिड। क्या होता है, ग्रेफाइटिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेफाइटिक एसिड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा, इसको भी हम कहेंगे ग्रेफाइटिक एसिड। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के सामने लेके आएंगे तो बच्चों यहाँ से मिलता है आपको ग्रेफाइटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला भी आपको बता सकता हूँ मैं, C11O4H4O5H4। ठीक है, समथिंग इस तरीके, C11H4, ठीक है, O5। ठीक है, तो ये बेटा आपको मिलता है ग्रेफाइटिक एसिड का फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस की बात करेंगे, उस पर हम लोग चलते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अगर आप ग्रेफाइट के साथ अगर बच्चों आप लेके आ रहे हो पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, KMnO4, अगर इसको बच्चों आप लेके आओगे तो यहाँ से बच्चों आपको एक्चुअली ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है एक्चुअली दिस इज एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो यहाँ से बच्चों आपको मिलता है मैलिटिक एसिड, MELLITIC। ठीक है, मैलिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला, तो दिस इज C6 एंड COOH, नाउ इट इज 6, दिस इज कॉल्ड मैलिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। एंड आपको बेटा मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड का भी आपका फॉर्मेशन होगा। समझ में आ पा रहा है। अच्छा, अगर इसी ग्रेफाइट को बेटा हम लोग यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, तो फिर बच्चों वहां से मिलता है CO2 गैस। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी बेटा ग्रेफाइट के अंदर जो हाइड्रेशन होता है वो आपको पता है sp2 हाइड्रेशन होगा। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट होगा। बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ ग्रेफाइट बच्चों कितना होगा, ये होता है बच्चों 1.42 एंगस्ट्रॉम। डायमंड से थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मिलता है
वो ओवरलैप करता है एक दूसरे से, दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बच्चों बनाता है वो पाई बॉन्ड। क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड लेंथ है बेटा इन केस ऑफ ग्रेफाइट वो आपका 1.42 हो जाता है। इन केस ऑफ डायमंड बच्चों कितना था याद करो, ये था आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम। वहाँ पे सबके सब सिग्मा थे, है ना। पाई के बनने से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या होगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। इतना समझ में आ गया, मतलब शॉर्टर बॉन्ड लेंथ आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, तो ये गुड कंडक्टर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से मूव करता रहेगा, तो इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक लेयर दूसरी लेयर से बच्चों मैंने बताया था किससे अटैच है बेटा, वॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपकी फिक्स रहती है, ठीक है। एक लेयर दूसरे के ऊपर बेटा स्लाइड भी करती है, इसकी वजह बेटा हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट है, और इसकी डेंसिटी भी काफ़ी आपकी लो हो जाती है, ठीक है। ओके, अब ग्रेफाइट जो बच्चों वो आपकी दो फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं, एक अल्फा फॉर्म मिलती है, एक आपको मिलती है बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म के बारे में बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट मिलता है बेटा वो मिलता है ए बी टाइप मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड लेयर जो है एग्जैक्टली एब द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली ओवर द एब द फर्स्ट लेयर। देख रहे हो बेटा, ए के बाद बी, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो वो फर्स्ट और थर्ड मीट कर रही है कि नहीं, मैच कर रही है, बिल्कुल। तो जैसे फर्स्ट लेयर आएगी, फिर थर्ड लेयर मैच करेगी, फिर आपकी फिफ्थ लेयर मैच करेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड आपकी फोर्थ लेयर से आपकी मैच करेगी, इस तरीके से ये आपको अरेंजमेंट मिलेगा अल्फा के अंदर। जब बीटा ग्रेफाइट की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ से मिलता है आपको अरेंजमेंट एबीसी टाइप, ठीक है, डैश डैश इस तरीके से एबीसी टाइप आपको यहाँ पे अरेंजमेंट मिल जाता है। क्लियर है। और आपका ये जो इंटर कन्वर्टिबल होता है, अल्फा बीटा में चेंज होता है, बीटा अल्फा में भी चेंज आपका हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेफाइट आपका थर्मली स्टेबल अधिक होता है। थर्मली स्टेबिलिटी की बात करें तो ग्रेफाइट आपका थर्मली स्टेबल मोर होता है एज कंपेयर टू डायमंड। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रेफाइट को जब आप हीट मिलेगी तो बेटा यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बेटा हीट को बियर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बेटा इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो अधिक होती है एज कंपेयर टू डायमंड। और इसके मैं इंटर कन्वर्जन को लेकर भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ कि ये ग्रेफाइट, मैंने आपको थर्मो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था ये पॉइंट, ग्रेफाइट से हम डायमंड का जो कन्वर्जन है वो इसके अंदर बच्चों कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 1600 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर बच्चों बहुत हाई है आपका 50,000, ठीक से लेके बच्चों 60,000, ठीक है, एटीएम प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर है। तो इस प्रेशर बच्चों ग्रेफाइट आपके डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसका बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे एक एडवांस पॉइंट से कि बच्चों एल्कली मेटल्स की बात करते हैं, लाइक पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम। अगर इसके साथ बच्चों हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर बच्चों यहाँ पे कुछ आपके कंपाउंड मिलते हैं, जैसे बच्चों C8M, एम आपका ये एल्कली मेटल्स है। तो ग्रेफाइट एग्जैक्टली बच्चों कैसा होता है आपको पता चले बेटा, ग्रेफाइट कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। कैसा होता है बच्चों, डायामैग्नेटिक। बट ये जो अगर बेटा इन एल्कली मेटल सिलेक्शन करेगा तो बच्चों कैसा हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। नाउ कम टू यूज, तो यूज के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो लेड पेंसिल्स आपने पता है, बचपन में हम लोग यूज करते हैं, पेंसिल लिखते थे, तो लेड पेंसिल के अंदर इसका यूज करते हैं आपकी ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर के फॉर्म में काम करते हैं, मतलब एज ए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ठीक है। लुब्रिकेंट मशीनरी के अंदर इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ आपके बेसिक, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर भी इसका हम यूज कर देते हैं, ठीक है, लाइनिंग वगैरह फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर इसका यूज है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे इसमें कोल के बारे में। तो ग्रेफाइट आपका फिनिश हो गया है, यहाँ पे कोल के बारे में, ठीक है। तो कोल बेटा एक्चुअली ये आपके कार्बन का ही फॉर्म है ना, बट इट इज ए क्रूड फॉर्म, कोल इज ए क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये फॉर्म कैसे होता है, तो ये बेटा कोल का जो फॉर्मेशन है बेटा वो आपका स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, इनका अगर आपका स्लो डिकम्पोजिशन होगा नेचर के अंदर तो एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बच्चों कोल। अच्छा, ये स्लो डिकम्पोजिशन के लिए बेटा आपका क्या क्या बेटा आपका यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल हीट रहना चाहिए, और आपका प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, लो प्रेशर ही आपका लगभग रहेगा, और एयर की भी आपकी लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। तो ध्यान दो, हीट, प्रेशर एंड एयर की लिमिटेड सप्लाई में स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, तो बेटा यहाँ से कोल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जो कोल है उसकी जो इम्पोर्टेंट आपके कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें बेटा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलता है पीट, ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं तो ये आपको मिलता है लिग्नाइट। नेक्स्ट वन इज बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस हो गया। नेक्स्ट वन इज स्टीम कोल भी होता है, स्टीम कोल। और एक बच्चों होता है आपका एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। तो ये कुछ आपकी फॉर्म है यहाँ पे कोल की, है ना। तो अब इसमें जब डिफरेंस की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यूज़, ठीक है, ये जो आपको कोल की डिफरेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ है, कैलोरीफिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, या फिर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट परसेंटेज है ऑफ द कार्बन, ठीक है, तो उसको लेके भी हम लोग इसको कैटेगराइज कर देते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा आपका बेटर आपका हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। यहाँ पे पीट की जो कैलोरीफिक वैल्यूज बच्चों आपकी होती है 9900। ये बेटा हम लोग कैलोरीफिक वैल्यूज को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा लिग्नाइट के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका होता है 11700। और बिटुमिनस की बात करते हैं तो ये आपका आता है 14950, कैलोरीफिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं। और ये आपका 15720। एंड एंथ्रासाइट बच्चों बहुत अच्छा मिलता है, मतलब 16200। सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यूज बच्चों कहाँ मिलती है, एंथ्रासाइट के अंदर। और अगर आप परसेंटेज कार्बन के परसेंटेज के बारे में बात करोगे तो पीट के अंदर बच्चों आपको लगभग मिलता है 60%। यहाँ आपको मिलेगा लिग्नाइट के अंदर 67%। ये मिलता है बेटा 88% इन द बिटुमिनस। स्टीम कोल के अंदर आपको मिलता है 93% कार्बन। और सबसे बड़ा हाईएस्ट मिलता है यहाँ पे 95% कार्बन, ठीक है। तो एंथ्रासाइट आपका काफ़ी अच्छा आपके प्योरिटी इसमें आपको बोली जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कॉमन वैरायटी आपकी बिटुमिनस होती है, ठीक है। एंथ्रासाइट आपका सबसे बेटर रहता है। जो बिटुमिनस है वो आपका हार्ड होता है, ठीक है, स्टोन लाइक जो हम बात करते हैं, है ना, और स्मोकिंग फ्लेम भी आपका प्रोड्यूस करता है। और सुपीरियर क्वालिटी की बात करते हैं तो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, जो नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करता है, नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ आपका ये बर्न करता है। बट आपका जो हम बात कर रहे थे इसकी बिटुमिनस की, तो ये स्मोकिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, तो बेटर कौन सा होगा आपका, एंथ्रासाइट, ठीक है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इसके यूज के ऊपर। तो यूज बच्चों आपको पता है फ्यूल के एज ए फ्यूल हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। कोल गैस का फॉर्मेशन में कोल गैस हो गया, कोल तार हो गया, कोक हो गया, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कोक। तो मैं बात कर सकता हूँ कि कोल गैस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, कोल तार के लिए यूज करते हैं, इसको कोल तार बनाने के लिए यूज करते हैं। कोक का फॉर्मेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक पेट्रोल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक पेट्रोल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, कोल का ध्यान रखना। तो ये कुछ इसका पर्टिकुलर यूज है। बाकी आपको पता है कि जो कोक है, कोक के बारे में बात कर लेते हैं। कोक थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह डिस्कस करते हैं कोक के बारे में, ठीक है। तो कोक का बेटा हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कोक इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पे, इन आयरन एंड स्टील। स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री के अंदर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से कोक का यूज करते हैं। एज वेल एज कोक का यूज हम लोग फ्यूल की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई स्मोक नहीं निकलता, कोई धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोक को बेटर हम फ्यूल मानते हैं एज कम्पेयर टू कोल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके बारे में बताऊँ तो या कोक के बारे में तो बेटा ये फ्यूल गैस हो गया एंड ग्रेफाइट हो गया, इसके भी फॉर्मेशन के अंदर भी इसका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके, लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोल से कोक हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको प्रोसेस कराना होगा, जहाँ से कोल से आपको आसानी से कोक मिल जाएगा। और कोक बेटा उसके मैंने बारे में बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बता दिया, ये आपका सफिशिएंट हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके चारकोल के बारे में, देन लैम्प ब्लैक के बारे में बात करेंगे, फिर बेटा हम लोग बात करेंगे फुलरीन्स के बारे में, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको जब भी देखने को मिलेगा तो उसके अंदर बाकी जो बचे हुए आपके जो कंपाउंड्स हैं, जो आपके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, कंपाउंड ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। मतलब यहाँ से आपको मैं अगर बताऊँ तो कंप्लीट आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेटर ढंग से देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।